क्या आपने कभी महत्वपूर्ण वीडियो कॉल के बीच में या अपने पसंदीदा शो स्ट्रीम करने की कोशिश करते हुए एक घूमते पहिए को देखते हुए छोड़ दिया है, या बदतर उच्च गति इंटरनेट के लिए भुगतान किया है जो शहरी क्षेत्रों के बाहर बहुत कम काम करता है? अब इसे सोचें, एक उपग्रह संचालित इंटरनेट सेवा जो पृथ्वी पर कहीं भी बिजली की गति से इंटरनेट की गति का वादा करती है। कोई केबल, कोई टावर, बस हिमालय से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक सहज कनेक्टिविटी। लेकिन यहाँ $1 लाख का सवाल है, क्या स्टारलिंक भारत के टेलीकॉम दिग्गजों जैसे जियो और एयरटेल को बदल देगा? और अगर ऐसा होता है तो आगे क्या होगा? स्टारलिंक क्या है और इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? स्टारलिंक के भारत में संभावित प्रभाव को समझने के लिए हमें बुनियादी बातों से शुरुआत करनी होगी। स्टारलिंक एक उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा है जिसे स्पेस एक्स एलन मस्क की एरोस्पेस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। पारंपरिक आईएसपी की तरह जो फाइबर ऑप्टिक केबल, सेल टावर या डीएसएल लाइनों पर निर्भर करते हैं, स्टारलिंक कई हजारों कम पृथ्वी कक्षा वाले उपग्रहों का उपयोग करता है ताकि उपयोगकर्ताओं के घरों या यहां तक कि उनके फोन तक पृथ्वी के किसी भी हिस्से में उच्च गति इंटरनेट पहुंचाया जा सके। 2019 में शुरू किए गए स्टारलिंक ने पहले ही उल्लेखनीय मील के पत्थर हासिल किए हैं। 2023 की शुरुआत तक स्पेसएक्स ने 4000 से अधिक उपग्रह तैनात किए हैं, जो इतिहास के सबसे बड़े उपग्रह समूहों में से एक बनाते हैं। यह सेवा अलास्का, ग्रामीण कनाडा और अफ्रीका के हिस्सों जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में भी ऑपरेशनल है, जहां पारंपरिक आईएसपी को विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करने में संघर्ष कर रहे हैं। तो ये कैसे काम करता है? स्टारलिंक के उपग्रह पृथ्वी के लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में हैं, जो पारंपरिक भूस्थिर उपग्रहों की तुलना में बहुत करीब हैं, जो लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में होते हैं। इस निकटता से लेटेंसी में काफी कमी आती है, जो डेटा को उपयोगकर्ता और उपग्रह के बीच यात्रा करने में लगने वाला समय है। जबकि भूस्थिर उपग्रहों में आमतौर पर 500 से 700 मिलीसेकंड की लेटेंसी होती है, स्टारलिंक 20 मिलीसेकंड तक की लेटेंसी प्राप्त करता है, जिससे यह ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और स्ट्रीमिंग जैसी गतिविधियों के लिए उपयुक्त बन जाता है। गति के मामले में स्टारलिंक वर्तमान में स्थान और नेटवर्क कंजेशन के आधार पर 50 मेगाबीपीएस से 200 मेगाबीपीएस की डाउनलोड गति प्रदान करता है। संदर्भ के लिए, TRAI ने ब्रॉडबैंड को 2 Mbps से अधिक गति वाले किसी भी कनेक्शन के रूप में परिभाषित किया है, जिसका अर्थ है कि स्टारलिंक न्यूनतम सीमा को बड़े अंतर से पार कर जाता है। लेकिन स्टारलिंक भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह वास्तविकता है। भारत में महत्वपूर्ण डिजिटल विभाजन है। 2022 की टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण भारत की एक रिपोर्ट के अनुसार केवल लगभग 37% ग्रामीण परिवारों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपलब्ध है, जबकि शहरी परिवारों में यह संख्या 84% है। यहां तक कि जहां इंटरनेट उपलब्ध है, गुणवत्ता और विश्वसनीयता अभी भी मुख्य मुद्दे हैं। स्टारलिंक यह चुनौती को सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करके संबोधित कर सकता है। चूंकि यह सेल टावर या फाइबर ऑप्टिक केबल जैसे भौतिक बुनियादी ढांचे पर निर्भर नहीं करता है, ये ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर हिमालय के बर्फीले शिखरों और राजस्थान के रेगिस्तान तक उच्च गति इंटरनेट प्रदान कर सकता है। कल्पना करें कि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म तक पहुंच रहे हैं जो शैक्षिक संसाधनों में अंतर को पाट रहे हैं। दूरस्थ जनसंख्या तक पहुंचने वाली टेलीमेडिसिन सेवाओं को सोचिए, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे डॉक्टरों से परामर्श की सुविधा दे रही है। फसल उपज को अनुकूलित करने और बर्बादी को कम करने के लिए आईओटी उपकरणों और रियल टाइम मौसम के डेटा का उपयोग करने वाले किसानों के बारे में सोचिए, और दूसरे और तीसरे शहरों के छोटे व्यवसायों को ऑनलाइन मार्केट प्लेस में टैप करके अपनी पहुंच का विस्तार करते हुए देखिए। लेकिन जबकि स्टारलिंक का वादा मोहक है, इसका भारत में प्रवेश महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, प्रतियोगिता, सस्तेपन और नियमन के बारे में। पूरी समझ के लिए हमें भारत में वर्तमान टेलीकॉम परिदृश्य की जांच करनी होगी, और यह क्यों है कि जियो और एयरटेल आज बाजार में प्रभुत्व बनाए हुए हैं। युद्ध शुरू होता है। भारत में वर्तमान टेलीकॉम परिदृश्य। इससे पहले कि हम इस पर गहराई से चर्चा करें कि स्टारलिंक भारतीय टेलीकॉम बाजार को कैसे बदल सकता है, आइए वर्तमान में इसे आकार दे रहे खिलाड़ियों पर एक नजर डालें। पिछले दशक में भारत के टेलीकॉम उद्योग ने 2 दिग्गजों रिलायंस जियो और भारती एयरटेल द्वारा बड़े पैमाने पर परिवर्तन का अनुभव किया है। एक साथ वे मोबाइल ब्रॉडबैंड बाजार के 70% से अधिक हिस्से को नियंत्रित करते हैं और बुनियादी ढांचा बनाने और ग्राहकों को आकर्षित करने में अरबों डॉलर का निवेश कर चुके हैं। 2016 में लॉन्च किया गया रिलायंस जियो ने अपनी आक्रामक मूल्य नीति के साथ भारतीय टेलीकॉम उद्योग को उलट दिया। संस्थापक मुकेश अंबानी ने एक क्रांतिकारी अवधारणा पेश की, मुफ्त डेटा। 6 महीने तक जियो ने लाखों उपयोगकर्ताओं को असीमित 4G डेटा और मुफ्त वॉइस कॉल प्रदान किए, जिससे प्रतियोगियों को अपने मूल्य कम करने या बाजार हिस्सेदारी
होने का खतरा उठाना पड़ा। 2022 के अंत तक जियो ने 452 मिलियन से अधिक ग्राहक जुटाए, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर बन गया। इसकी सफलता का श्रेय कई कारणों को जाता है: सस्तेपन, नवाचार और पैमाना। रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट समूहों में से एक के पीछे जियो के पास बुनियादी ढांचा और विपणन में भारी निवेश करने की वित्तीय क्षमता है। जियो के विपरीत बढ़ती एयरटेल 1995 से बाजार में है। 4G के आगमन से पहले से ही जियो से तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए भी एयरटेल ने प्रीमियम सेवाओं और रणनीतिक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करके अपने आप को अनुकूलित किया। आज एयरटेल के पास 370 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं, जो शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में मजबूत मौजूदगी रखते हैं। मुख्य बिंदुओं में एक्सट्रीम फाइबर, गूगल और मेटा जैसे टेक दिग्गजों के साथ वैश्विक साझेदारी और लागत कटौती उपायों और लक्षित निवेश के माध्यम से लचीलापन शामिल है। लेकिन यहां पकड़ है। जबकि जियो और एयरटेल शहरी परिदृश्य पर प्रभुत्व करते हैं, उनकी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच सीमित है। दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा बनाना और बनाए रखना महंगा और तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण है। इस परिणामस्वरूप कई ग्रामीण उपयोगकर्ता धीमी, कम विश्वसनीय कनेक्शन पर निर्भर करते हैं या बिल्कुल इंटरनेट नहीं होता है। यहां स्टारलिंक चित्र में प्रवेश करता है। भूमि आधारित बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को बाईपास करके स्टारलिंक जियो और एयरटेल द्वारा छोड़े गए अंतराल को भर सकता है, ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित क्षेत्रों में उच्च गति इंटरनेट लाकर। लेकिन क्या यह तकनीकी उछाल व्यापक अपनाव का अनुवाद करेगा? और जियो और एयरटेल खतरे का जवाब कैसे देंगे? क्या यह भारत के टेलीकॉम द्वैत के लिए आपदा का मतलब है? आइए गहराई से जानें, स्टारलिंक जियो और एयरटेल पर कैसे प्रभाव डाल सकता है। जबकि जियो और एयरटेल प्रमुख शहरों में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लॉन्च कर रहे हैं, उनकी पहुंच ग्रामीण और उपेक्षित क्षेत्रों में सीमित रहती है। 2022 की टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण भारत की एक रिपोर्ट के अनुसार केवल लगभग 37% ग्रामीण परिवारों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपलब्ध है, जबकि शहरी परिवारों में यह संख्या 84% है। स्टारलिंक प्रवेश करता है। पारंपरिक आईएसपी के विपरीत स्टारलिंक सेल टावर या भूमिगत केबल जैसे भौतिक बुनियादी ढांचे पर निर्भर नहीं करता है। इसके बजाय यह पृथ्वी के किसी भी हिस्से में उच्च गति इंटरनेट पहुंचाने के लिए कम पृथ्वी कक्षा वाले उपग्रहों के एक समूह का उपयोग करता है। 2023 की शुरुआत तक स्पेसएक्स ने 4000 से अधिक स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं और यह सेवा पहले से ही 50 से अधिक देशों में ऑपरेशनल है। बीटा परीक्षण में स्टारलिंक ने लगातार 50 बीपीएस से 200 बीपीएस के बीच डाउनलोड गति प्रदान की है, जिसमें 20 से 40 मिली सेकेंड कम लेटेंसी है, जो तार युक्त ब्रॉडबैंड कनेक्शन के समान है। संदर्भ के लिए TRAI ने ब्रॉडबैंड को 2 मेगाबीपीएस से अधिक गति वाले किसी भी कनेक्शन के रूप में परिभाषित किया है, जबकि जियो और एयरटेल शहरी क्षेत्रों में औसतन 10 से 15 बीपीएस की गति प्रदान करते हैं। ग्रामीण उपयोगकर्ता आमतौर पर कमजोर बुनियादी ढांचे के कारण बहुत धीमी गति का अनुभव करते हैं। स्टारलिंक की इन सीमाओं को पार करने की क्षमता एक खेल बदलने वाला हो सकती है, खासकर दूसरे और तीसरे शहरों में जहां विश्वसनीय इंटरनेट की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा बाढ़ या चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पारंपरिक नेटवर्क अक्सर क्षतिग्रस्त टावरों या बिजली आउटेज के कारण विफल हो जाते हैं। हालांकि स्टारलिंक भूमि आधारित बुनियादी ढांचे से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है, जिससे यह आपातकालीन स्थिति में जीवन रेखा बन जाता है। उदाहरण के लिए, यूक्रेन में स्टारलिंक ने चल रहे संघर्ष के दौरान अस्पतालों और सरकारी एजेंसियों को महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान की, जो इसकी लचीलापन का प्रमाण है। अब भारत में संभावित व्यवधानों की कल्पना करें। स्टारलिंक के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसाय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपना सकते हैं, किसान IoT आधारित समाधानों का उपयोग कर सटीक कृषि के लिए, और छात्र बिना किसी रुकावट के ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये उपयोग के मामले डिजिटल इंडिया और भारत नेट जैसी पहलों के तहत भारत के डिजिटल रूपांतरण की ओर बढ़ने से पूरी तरह से मेल खाते हैं। लेकिन स्टारलिंक का भारतीय बाजार में प्रवेश केवल ग्रामीण कनेक्टिविटी को बदलने पर ही सीमित नहीं होगा। यह शहरी क्षेत्रों में जियो और एयरटेल के प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है। इस पर विचार करें। जियो फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर वर्तमान में 500 रुपए से 600 रुपए प्रति माह की घरेलू ब्रॉडबैंड योजनाएं प्रदान करते हैं। स्टारलिंक, जो शुरू में अधिक महंगा हो सकता है, काफी उच्च गति और कम लेटेंसी प्रदान करता है, जो प्रदर्शन को महत्व देने वाले प्रीमियम ग्राहकों को आकर्षित करने में सक्षम हो सकता है। इसके अलावा स्टारलिंक की तकनीक जियो और एयरटेल को अपनी रणनीति पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है। उदाहरण के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में रिलायंस स्पेस टेक्नोलॉजी नामक अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं का निर्माण करने के लिए 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना की घोषणा की।
इसी तरह एयरटेल के प्रमुख शेयरधारक भारती एंटरप्राइजेज पहले से ही यूके सरकार और सॉफ्टबैंक द्वारा समर्थित वन वेब कोर सैटेलाइट नामक एक प्रतिद्वंद्वी उपग्रह इंटरनेट प्रदाता में निवेशक है। वास्तव में स्टारलिंक के आगमन से भारत के टेलीकॉम क्षेत्र में नवाचार और निवेश की एक लहर शुरू हो सकती है, जो वर्तमान खिलाड़ियों को या तो अनुकूलित करने या बाजार हिस्सेदारी खोने का खतरा उठाने के लिए मजबूर कर सकती है। लेकिन क्या ये इतने मूल्य चेतन बाजार में सफल हो पाएगा? आइए अगले चरण में इसके सामने आने वाली चुनौतियों का पता लगाएं। भारत में स्टारलिंक के सामने आने वाली चुनौतियां। हालांकि स्टारलिंक की भारतीय टेलीकॉम बाजार में बाधा डालने की क्षमता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसकी यात्रा बिना बाधाओं के नहीं होगी। यहाँ कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं जो इसकी प्रगति को धीमा कर सकती हैं या यहाँ तक कि इसे पूरी तरह से रोक सकती हैं। सबसे पहले, नियामक बाधाएं। विदेशी तकनीकी कंपनियों के लिए भारत का नियामक वातावरण प्रसिद्ध रूप से जटिल है। दूरसंचार विभाग के पास स्पेक्ट्रम आवंटन, लाइसेंसिंग और डेटा संप्रभुता के बारे में सख्त नियम हैं। उदाहरण के लिए 2021 में भारतीय सरकार ने सुरक्षा और स्थानीय कानूनों के अनुपालन के बारे में चिंताओं के कारण स्पेसएक्स के उपग्रह इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए आवेदन को शुरू में अस्वीकार कर दिया। हालांकि सरकार ने बाद में अपनी स्थिति को ढीला कर दिया। नियामक बाधाएं अभी भी एक महत्वपूर्ण अवरोध बनी हुई हैं। स्टारलिंक को सख्त मानदंडों का पालन करना होगा, जिसमें अनिवार्य डेटा स्थानीयकरण शामिल है, जो भारत में उपयोगकर्ता डेटा को संग्रहित करता है, जिससे ऑपरेशनल लागत में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन देश में सभी अंतरिक्ष गतिविधियों को कड़ाई से नियंत्रित करता है, जिसका अर्थ है कि स्टारलिंक को टेलीकॉम नियामकों के साथ साथ इसरो से भी अनुमोदन की आवश्यकता होगी। अगला, आइए मूल्य निर्धारण के बारे में बात करते हैं। स्टारलिंक के चारों ओर सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह भारत जैसे उच्च लागत चेतन बाजार में मूल्य पर प्रतिस्पर्धा कर सकता है? वर्तमान में स्टारलिंक वैश्विक स्तर पर प्रति माह लगभग $120 से $150 शुल्क लेता है। साथ ही अपने उपग्रह डिश और राउटर के लिए लगभग $600 की एक बार की उपकरण फीस। इसकी तुलना जायो फाइबर और एयरटेल एक्स स्ट्रीम फाइबर से करें, जो ₹500 से ₹600 या $6 से $8 प्रति माह शुरुआती होम ब्रॉडबैंड योजनाएं प्रदान करते हैं। और यह स्पष्ट हो जाता है कि क्यों सस्तेपन एक महत्वपूर्ण चिंता होगी। भले ही स्टारलिंक भारतीय बाजार के लिए अपनी कीमतें कम कर दे, यह फिर भी ग्रामीण उपयोगकर्ताओं के बीच व्यापक अपनाव प्राप्त करने में संघर्ष कर सकता है, जो कम लागत वाले समाधानों पर प्राथमिकता देते हैं। कई परिवारों के लिए उपकरण के लिए हजारों रुपये अग्रिम खर्च करना सिर्फ उनकी पहुंच से बाहर हो सकता है। और फिर बुनियादी ढांचे की लागत का मुद्दा है। जबकि स्टारलिंक पारंपरिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को समाप्त करता है, जैसे कि सेल टावर और फाइबर केबल, भारत में अपने स्वयं के ग्राउंड स्टेशन और वितरण नेटवर्क स्थापित करने के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होगी। प्रत्येक उपयोगकर्ता को एक उपग्रह डिश और वाईफाई राउटर की आवश्यकता होती है, जो भले ही सब्सिडी पर हो, अभी भी कई परिवारों के लिए अत्यधिक महंगा हो सकता है। इसके अलावा एलईओ उपग्रहों के एक विशाल नेटवर्क का रखरखाव सस्ता नहीं है। स्पेस एक्स नए उपग्रहों को लॉन्च करने, पुराने उपग्रहों को बदलने और कवरेज का विस्तार करने के लिए प्रतिवर्ष अरबों डॉलर खर्च करता है। एक घनी आबादी वाले लेकिन आर्थिक रूप से विविध देश जैसे भारत में इन ऑपरेशनों को स्केल करना स्टारलिंक की वित्तीय मजबूती का परीक्षण करेगा। आइए घरेलू खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा को नहीं भूलें। जियो और एयरटेल स्टारलिंक के बाजार में प्रवेश करने की तैयारी करते समय निष्क्रिय नहीं बैठे हैं। दोनों कंपनियों ने उभरते खतरों के खिलाफ अपने व्यवसायों को सुरक्षित करने के लिए रणनीतिक निवेश किए हैं। ये घरेलू खिलाड़ी मजबूत ब्रांड वफादारी और विस्तृत ग्राहक आधार का आनंद लेते हैं, जिससे स्टारलिंक को जल्दी से ट्रैक्शन प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा वे भारत के नियामक परिदृश्य और उपभोक्ता व्यवहार की विशिष्टताओं को समझते हैं, जो स्टारलिंक को सीखने के लिए समय लगेगा। एक और चुनौती बड़े उपग्रह समूहों के कारण बढ़ती अंतरिक्ष कचरे की चिंता से आती है। आलोचकों का तर्क है कि हजारों उपग्रहों को तैनात करने से टकराव के जोखिम में वृद्धि होती है, जो अन्य मिशनों को खतरे में डाल सकता है और पर्यावरणीय क्षति में योगदान दे सकता है। हालांकि यह मुद्दा सीधे उपभोक्ताओं को प्रभावित नहीं कर सकता। यह सख्त नियमों या जनता की प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है, जो स्टारलिंक के विस्तार प्रयासों को जटिल बना सकता है। अंत में उपयोगकर्ता अपनाव का सवाल है। कई ग्रामीण भारतीय उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे उपग्रह इंटरनेट से अपरिचित हैं। उन्हें सस्ते मोबाइल डेटा योजनाओं से स्विच करने के लिए आकर्षित करना एक अपेक्षाकृत महंगी और अपरिचित सेवा की ओर आक्रामक विपणन और शिक्षा अभियानों की मांग करेगा। इसके अलावा भारी बारिश के दौरान
सिग्नल हस्तक्षेप जैसी तकनीकी समस्याएं, जिसे रेनफेड के रूप में जाना जाता है, भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु में प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। तो क्या स्टारलिंक इन चुनौतियों पर काबू पा सकता है और इसका भारत के टेलीकॉम दिग्गजों के लिए क्या मतलब है? आइए पता लगाते हैं। टाइटन्स की लड़ाई, इस युद्ध में कौन जीतेगा? तो स्टारलिंक, जियो और एयरटेल के इस महान संघर्ष में कौन विजयी होगा? जवाब बाधा और सहयोग के बीच कहीं छिपा है। एक और, स्टारलिंक की कटिंग एज प्रौद्योगिकी और वैश्विक लक्ष्य इसे एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी बनाते हैं। इसकी भूमि आधारित बुनियादी ढांचे पर निर्भर किए बिना कहीं भी उच्च गति इंटरनेट प्रदान करने की क्षमता इसे अविकसित जनसंख्या तक पहुंचने में एक बढ़त देती है। यदि सफल हुआ, स्टारलिंक भारत के डिजिटल रूपांतरण को तेज कर सकता है, शहरी ग्रामीण विभाजन को पाट सकता है और लाखों लोगों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने की अनुमति दे सकता है। कल्पना करें, छात्र विश्व स्तरीय शिक्षा तक पहुंच रहे हैं, किसान रियल टाइम डेटा का लाभ उठा रहे हैं और छोटे व्यवसाय बिना किसी कनेक्टिविटी मुद्दों के वैश्विक स्तर पर जा रहे हैं। दूसरी ओर, जियो और एयरटेल के पास गहरी बढ़ है, विशाल ग्राहक आधार, स्थापित ब्रांड और भारत के अनूठे नियामक परिदृश्य में नेविगेट करने के दशकों का अनुभव। उनकी रिलायंस स्पेस टेक्नोलॉजी और वन वेब जैसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ साझेदारी उनकी स्थिति को और मजबूत करती है। सबसे संभावित परिणाम, एक हाइब्रिड मॉडल जहां स्टारलिंक मौजूदा खिलाड़ियों को पूरक बनकर बजाय प्रतिस्पर्धा करने का काम करता है। उदाहरण के लिए, जियो और एयरटेल स्टारलिंक के साथ साझेदारी करके अपने ग्रामीण कनेक्टिविटी प्रस्तावों को बढ़ावा दे सकते हैं। उपग्रह इंटरनेट का उपयोग करके ऐसे क्षेत्रों में जहां भौतिक बुनियादी ढांचा बनाना अव्यावहारिक है, एक बैकअप विकल्प के रूप में। ऐसी सहयोग सभी पक्षों को एक दूसरे की ताकतों का लाभ उठाने और जोखिम को कम करने की अनुमति देगी। आखिरकार, बढ़ी प्रतिस्पर्धा नवाचार को बढ़ावा देती है, कीमतों को कम करती है और सभी के लिए सेवाओं में सुधार करती है। अंततः वास्तविक विजेता उपभोक्ता होंगे। चाहे स्टारलिंक के उपग्रहों के माध्यम से, जियो के फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के माध्यम से या एयरटेल के प्रीमियम प्रस्तावों के माध्यम से, भारतीयों को एक अधिक जुड़े हुए और समावेशी डिजिटल भविष्य से लाभ होगा। स्टे ट्यून्ड, डिजिटल क्रांति अभी शुरू हो रही है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर करें और अधिक अंतर्दृष्टि के लिए सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप किसी भी अपडेट से चूके नहीं। कमेंट में हमें बताएं, क्या आपको लगता है कि स्टारलिंक भारत में सफल होगा? हम आपके विचार सुनने के लिए उत्सुक हैं। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें।